एक बार दो भी पुकारोगी, कौन सी पिक्चर है वो? उड़ी उड़ी याद है? हम बोलेंगे हाउस में, सब लोग क्या बोलेंगे? रेडी? यस सर। Out the George! Out the George! Out the George! Well done. जय भारत! जय! टीम के द्वारा इवन लेडीज या गर्ल्स दे कैन ऑल्सो ज्वाइन आर्मी एज सोल्जर्स। अब तक ऑफिसर कैडर में वुमेन आ रही थी और कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में अब तक 200 वुमेन भर्ती हुई हैं एज अ सोल्जर। लेकिन इसके बाद ये स्कीम इज ओपन टू ऑल वुमेन टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस एज सोल्जर्स। एज जो एलिजिबिलिटी है फ्लैश की गई है, 17, 17.5 से 21 है। दो कैटेगरी हैं, 10th पास या 12th पास, मेडिकल फिट और फिजिकली फिट। और अग्निवीर का टेन्योर के दौरान जो 10th पास हैं उन्हें 12th की डिग्री, 12th का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के स्कूल के थ्रू। अब आते हैं पे पैकेज या पैसा कितना मिलेगा। जब आप 4 साल बाद जाएंगे तो तकरीबन 11.7 लाख। अगर आप देखें पहला ईयरली पे पैकेज आपका है 4.76 लाख। 30,000 फ्लैट है, जिसमें से 30% आपका वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन होगा और 30% ही गवर्नमेंट डालेगी। मतलब पहले साल 30,000 में से 21,000 आपको मिलेंगे, 9,000 आप जमा कराएंगे, 9,000 सरकार जमा करेगी। अगले साल ये अमाउंट बढ़ जाएगा। इस तरीके से प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट में जब आप 4 साल बाद रिटायर होंगे तो तकरीबन 11.7 लाख आपके पास होंगे। ये एडिशनल आप बाकी अगर आप सियाचिन में नौकरी कर रहे हैं, अगर आप सीआई ऑप्स आतंकवादी इलाके में नौकरी कर रहे हैं, फील्ड एरिया में नौकरी कर रहे हैं, उस एरिया के जो अलाउंसेस हैं वो आपको लागू हैं, वो तनख्वाह के अलावा है। अब आइए, अगर कोई अनहोनी हो जाए तो कैसे पहले इंश्योरेंस कवर फौज में कॉन्ट्रीब्यूटरी है। आज की तारीख में मैं 10,000 रुपये महीना देता हूँ अपनी इंश्योरेंस के लिए, 1 करोड़ की इंश्योरेंस के लिए। एक जवान 5,000 रुपये महीना देता है 50 लाख की इंश्योरेंस के लिए। लेकिन अग्निवीर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा और उसका इंश्योरेंस कवर भी आप देखिए 1 करोड़ का होगा। आज का सैनिक 5 मानिए। और अनहोनी होने के बाद में जो 4 साल का पीरियड उसका नौकरी का है, मान लीजिए 2 साल बाद उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो बचे हुए 2 साल की तनख्वाह जैसे प्रॉमिस की गई थी, प्लस उसको जो सेवा निधि 11.7 लाख आज के हिसाब से, प्लस 1 करोड़ इंश्योरेंस, इतना पैसा उसके परिवार वालों को मिलेगा। पैसा आदमी की कमी पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी उसके पीछे जो उसके परिवार वाले होंगे वो मैनेज किया। सुबह 5 बजे उठकर रात को 11 बजे तक ट्रेनिंग करी। इन सब में मजा आया या इन सब में थक हार कर आप मायूस होकर बैठे हैं? ओके, गुड। तो आप कोई भी कैडेट खड़े होकर बताइए कि इस कैंप से आपको सबसे बड़ा क्या फायदा हुआ? गो अहेड। नीरज। या दीपिका। सर सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था कि सर टाइम टेबल बहुत ही अच्छा, मतलब हर एक चीज़ टाइम पे था, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। घर पे तो अब हॉलीडेज है तो मतलब लेट से उठना खाना, और दूसरा चीज़ सर मतलब फिटनेस दिख रहा है यहाँ पे। आपको एक अनुशासित ढंग से रूटीन फॉलो करने का मौका मिला। यस सर। जो कि घर से परे था और एक नई एक्सपीरियंस था आपके लिए। यस सर। बहुत अच्छी बात। और कोई? गो अहेड। सबके पीछे या सबसे पीछे वाली रो। कैडेट संजय कुमार। यस संजय, जोर से बोलिए। कंफर्ट जोन से बाहर रह के बहुत अच्छी जीवन है सर। ये इन्होंने जो प्रश्न, ये शब्द का प्रयोजन किया, कंफर्ट जोन, बहुत ही अच्छा शब्द का प्रयोजन किया। कहाँ सीखा बेटा ये शब्द? वेरी गुड। ये कंफर्ट जोन ही है जो हमें कुछ करने से रोकता है। हम सब चाहते यही हैं कि जिंदगी भर हम अपने कंफर्ट जोन में रहें और फिर कोई चीज को हासिल करें। क्या ये मुमकिन है?
तो कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए जो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है एनसीसी के माध्यम से, वही आपकी सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। क्या ये घर बैठे हो पाता? वेरी गुड, इसके लिए ताली बजाइए। एक और मौका, कोई और? अच्छा चलो, एक और बालिका को मौका दिया। एयरफोर्स नहीं, एयरफोर्स की बारी हो गई। नेवल कैडेट नहीं है कोई यहाँ? कोई नेवी कैडेट बोलना चाहता है? यस, गो अहेड। यस रितेश। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मैं हॉस्टल लाइफ में था, तो वहाँ आराम से मैं 9 बजे 10 बजे सोकर उठता था। बट मैं जब एनसीसी कैंप मेरा फर्स्ट कैंप है सर, मैं जब ज्वाइन किया फर्स्ट डे सर बहुत दिक्कत हुआ था, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। सुबह 5 बजे उठना पड़ता था, लेकिन उसके बाद आज सर मैं बहुत अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूँ और मैं ट्राई करूँगा अपने कॉलेज के सभी लोगों को ये बताऊँगा। बहुत अच्छी बात। तो कि अग्निवीर का जो अनाउंसमेंट है भारतीय सरकार का, वो अनाउंसमेंट हमारे भारतीय सेना के लिए एक नया कदम, एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप। और आप सब ने आज जनरल शेखावत को उसकी जो तकनीकी चीज़ें हैं, उसके जो फैक्चुअल मैटर्स हैं, उस पर उन्होंने आपको प्रेजेंटेशन दिया। मेरा पूरा उम्मीद है कि इसमें जो भारतीय सेना की युवाओं के लिए और देश के लिए जो बेनिफिट्स है, जो साफ निकल कर आ रहा है, इसका पूरा बखूबी फायदा हमारे युवक और खासकर एनसीसी कैडेट्स इसका बखूबी फायदा उठाता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब हमारे एम्बेसडर्स बन करके इस स्कीम की अच्छी बातों को जनता तक पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, और जो वो युवा हैं जो अग्निवीर बनने की अपेक्षा रखते हैं, उन तक खास करके जरूर पहुंचाएं। मैं समझता हूं कि यहाँ पर सारे बैठे एसडी एंड एसडब्ल्यू हैं, तो जो लोग 3 साल तीसरे ईयर में हैं वो सोच रहे होंगे किस तरह से हम जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट को ज्वाइन करें। और अच्छी बात यह है कि रिक्रूटमेंट भी खुल गई है और वो डेट्स अनाउंस हो गए हैं, और उस डेट्स के हिसाब से आपका रिक्रूटमेंट पहले शुरू हो जाएगा और बाई एंड ऑफ दिसंबर जनवरी में सेना में सबसे पहली रिक्रूटमेंट अग्निवीर के तहत हो जाएगी। ये टारगेट लीड आउट किया हुआ गवर्नमेंट का, और आप सब इसका पूरा फायदा उठाएं और जल्दी से जल्दी अग्निवीर बनकर अपना खुद का, अपने फैमिली का और अपने सोसाइटी का, अपने देश का नाम रोशन करें। इस कैंप के बाद आप लोग सब अपने अपने घर जाने के लिए ज़रूर उत्सुक होंगे और घर जाना बनता भी है ब्रेक के लिए। तो इस सभा को ख़त्म घोषित करने के पहले मैं कोशिश करूंगा कि मीडिया की जो यहाँ पर एक टीम आ रखी है, जो हमारे कैंप को बड़ी अच्छी तरह कवर कर रही है और हमारे कैडेट्स को और इस क्लोजिंग सेरेमनी को कवर कर रही है, उनको ये बताऊं कि हमारे बिहार के युवक जो इस अग्निवीर को लेकर के कुछ न कुछ प्रश्न उठा रहे हैं, और इस युवक जो कुछ ऐसे कुछ हिंसाजनक इंसिडेंट जो हुए हैं, वो एज एडीजी बिहार एंड झारखंड मैं 2 साल से यहाँ पर इस कार्यरत में मौजूद हूँ, और इस 2 साल में मैंने बिहार युवकों में एक बहुत बड़ा अच्छा जज्बा पाया। जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था, मुझे डेट याद है 15 जून 2020, कोरोना के बीचों बीच, केरल से, मैं केरल का रहने वाला हूँ, इसलिए आप लोग सब मेरी हिंदी में अगर कुछ कमी पेशी रह गई हो तो कृपया माफ़ करें और उसको सही तरह से इंटरप्रेट करके सही चीज़ लिखें। तो जब मैं यहाँ पर आया था 2020 में 15 जून को ज्वाइन करनी थी, तो हमने सोचा नहीं और 4-5 दिन लगातार गाड़ी चलाकर केरल से यहाँ पहुँचे, और उसके 2 दिन के अंदर ही अंदर गलवान मुठभेड़ हो गया, युद्ध तो नहीं कह सकते, मुठभेड़ हुआ। और उस मुठभेड़ के बाद बिहार रेजिमेंट के 7 ब्रेव हार्ट्स जिनको लड़ाई में जान चली गई थी, उनको यहाँ पर मरणोपरांत उनका मिलिट्री सेरेमनी के लिए यहाँ पे लाया गया था, उनके मॉडल यूनिट से। और मुझे भगवान ने मौका दिया कि सिपाही जय किशोर सिंह, जो कि वैशाली डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनका जो मिलिट्री ऑनर्स करने के लिए मुझे डिटेल किया, और कोरोना को ना ध्यान में रखते हुए, बल्कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस मिलिट्री ऑनर्स को करना था।
आप सब शायद वहाँ मौजूद होंगे। उस समय जो मुझे बिहार के युवकों का जज्बा देखने को मिला वो वर्णन करना तो बहुत ही मुश्किल है। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हम जैसे ही घुसे, हमारी गाड़ी में बैठे थे और हमारी गाड़ी के ठीक पीछे सिपाही जय किशोर सिंह की मॉडल विमेंस की गाड़ी चल रही। वैशाली डिस्ट्रिक्ट से जहाँ उनको क्रिमेशन करना था, तकरीबन जो गंगा घाट है वहाँ तकरीबन 1.5 किलोमीटर की जर्नी थी। पर उस पूरे 1.5 किलोमीटर की जर्नी में दोनों तरफ करुणा को भूलकर बिहार की जनता, बच्चे बच्चे, माँ, स्त्रियाँ, बूढ़ी, सब लाइन में खड़े और भारत की जय जयकार, जय किशोर की जय जयकार, भारतीय सेना की जय जयकार, भारत माता की जय के नारे लगातार लग रहे थे। और इतनी भीड़ थी कि ये 1.5 किलोमीटर सफ़र करने में हमें कितना लगा टाइम? 1.5 घंटा टाइम लगा। तो ये जो जज्बा है बिहार युवक का, ये मैं बाखूबी समझ सकता हूँ भारतीय सेना के प्रति और भारत के प्रति। तो इसीलिए मेरा बिहार के युवकों से ये अपील है कि युवक को मार्गदर्शन करने वाले मेरा जो काम है एज ADG NCP हरन झारखंड कि हिंसा का या जो रास्ता है ना आप। भारत सरकार, भारत सेना आपकी है और आपके लिए, और आपके जो भी कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए हिंसा का या जो रास्ता है वो अग्निवीरों को शोभा नहीं देता। अग्निवीर वो हैं जो कि भारत के लिए, भारत को जीत हासिल करने के लिए हिंसा का यात्रा अपनाएंगे युद्ध के मैदान। बिहार की माटी पर हिंसा का रास्ता अपनाना शायद किसी भी अग्निवीर को शोभा नहीं देता। अभी तो स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ है और स्कीम अभी चालू हुआ है और मेरा ये मानना है कि कोई भी स्कीम शुरू में लगता है कि उसमें कई प्लसेस कई माइनस, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें उसमें क्लैरिटी आती है और अच्छी चीज़ों का एहसास होता है और वो टीम को सक्सेस बनाने के लिए सब मिलकर उस पर काम करते हैं। तो अगर हम सब मिलकर इस चीज़ को सक्सेस बनाने के लिए काम करेंगे तो कोई डाउट नहीं है कि जो ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप जो भारत सरकार ले रही है, जो भारतीय सेना ले रही है, जिसका उन्होंने बहुत ही कितने सालों से स्टडी करके इस चीज़ को आगे लाएं, जैसे कि कॉलेज शिकाग ने बताया, उसको सक्सेस होने में हर तरह का आप लोगों से सपोर्ट और जनता से सपोर्ट और आर्मी से सपोर्ट रहेगा और ये सक्सेस सक्षम जरूर हो। मेरा ये भी मानना है कि जो हमने स्टडी किया है, मैंने एक MBA किया है 2006-07 जब मैंने अपनी कमांड फिनिश करी, उसके बाद हमने सोचा कि हम MBA करेंगे और बाहर जाकर के अपनी एक नया करियर शुरू करें और इसलिए हमने IIT खड़गपुर से बड़ा कठिन MBA किया। और MBA के दौरान हमें समझ आया कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्री में जो आज का यूथ है, तो आज का यूथ क्या कहलाता है? Y जनरेशन, Z जनरेशन, बिलियनियर जनरेशन पीछे हो गया। आज का यूथ जो कर्नल शेखावत ने बताया, तकनीकी चीज़ों में माहिर, रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत है और इस वजह से इस यूथ का जो ये खूबियाँ हैं, इसका फ़ायदा भारतीय सेना को नहीं पूरे देश को होना चाहिए। और ये फ़ायदा कब होगा? जब इन युवकों को भारतीय सेना में डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ साथ और जी कई स्किल्स जो एक सोल्जर में पैदा होती है वो सारी सीखेंगे। पर पहले क्या होता था, अगर 15 साल के बाद एक जवान सेवानिवृत्त होकर बाहर जाता है और उसके पास कितने भी स्किल्स हों, प्राइवेट इंडस्ट्री में उसको एब्जॉर्ब करने में मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी उम्र 35 साल से 40 साल। अब सोचिए, अगर प्राइवेट सेक्टर उसको लेना भी चाहे तो इतने बड़े उम्र में प्राइवेट सेक्टर उसको लेगा कैसे, किस पोजीशन में लेगा? क्योंकि वो स्टार्ट तो प्राइवेट सेक्टर में नया जॉब कर रहा है। अब 35-40 साल की उम्र में आप उसको प्राइवेट सेक्टर की नई नौकरी में भेजिए तो दो प्रॉब्लम आती है। एक, उसकी उम्र ज़्यादा है तो बाकी जो लोग उससे कहीं कम उम्र वालों के नीचे उसको काम करना पड़ता है, इसलिए कई जवान लोग उस रास्ते को अपनाना ही नहीं चाहते। और दूसरी बात, जब 35-40 साल के बाद जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो उस समय आपकी लर्निंग एबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। हम सब जानते हैं उम्र के साथ साथ हमारी लर्निंग एबिलिटी कम होती है। तो उस समय प्राइवेट सेक्टर को उसको कई नई स्किल सिखाना, नए एनवायरनमेंट में उसको एडजस्ट करना, नए तौर तरीके सिखाना बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर हमारे जवानों को उस उम्र में लेने में थोड़ा सा हिचकिचाता है।
और तीसरी बात ये कि जब एक जवान 35 साल 40 साल के बाद बाहर आता है तो उसकी एक फैमिली होती है। उस फैमिली की वजह से वो चाहता ये है कि जहाँ उसका गांव है या जहाँ वो बसा है वहीं उसको नौकरी हो। ये हमेशा बड़ी मुश्किल की बात है। तो ऐसे हालात में उन लोगों को नौकरी में लगाना कि हम वहीं नौकरी दें जहाँ आपकी फैमिली बस गई है और आप फौज में 30 साल 15 साल सर्विस करके आए, तो ज़रूर ये बनता है कि आपको वहाँ नौकरी दी जाए जहाँ आप आराम से अपने फैमिली के साथ समय काट सकें। पर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये 3 वो कारण है जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे सेवारत जवानों को एब्जॉर्ब करने में मुश्किलात पास करने। पर ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं, आपको भी चाहते वो चाहते हैं कि सेना के थ्रू जो इन लोगों को इतनी स्किल मिली है, जो इतनी ताकत इन्होंने हासिल किया, उसका पूरा फ़ायदा होता है। पर वो फ़ायदा उठाने के लिए दिक्कतें। अब सोचिए हमारे युवक जो अब 25 साल में, जबकि एकदम नौजवान है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, लर्निंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, सीखने की तमन्ना है, कुछ कर दिखाने की तमन्ना है, उन सब के बीच अगर आप इनको छोड़ दें, जैसा कि बताया गया है स्कीम में कि प्राइवेट सेक्टर इसको ऑब्जॉर्व करे, CAPF इसको ऑब्जॉर्व करे और कई गवर्नमेंट स्कीम के अंदर इसको ऑब्जॉर्व करे, तो क्या वो कहीं ज़्यादा आसान नहीं होगा? बिल्कुल आसान होगा। और बिना अनाउंसमेंट के ही मेरा मानना है कि ये सच होगा और इस स्कीम के तहत दोनों को फ़ायदा होगा। आपको भी फ़ायदा होगा, प्राइवेट सेक्टर को फ़ायदा होगा, देश को फ़ायदा होगा। आपको इस बात का फ़ायदा है कि आपने अपना जज्बा, अपना खून, अपना बलिदान, अपना पसीना एटलीस्ट 4 साल के लिए दिया और उसके बाद आप अपने चाहते या किसी और लाइन को पकड़कर देश की सेवा कंटिन्यू कर सकते हैं। और देश की सेवा में फौज में होना ही जरूरी नहीं है। नेशन बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी अपने करियर में अपने तौर तरीके से करता है और वो मौका आप सबको मिले। और ये मौका जो मैं कह रहा हूँ 2007 में जब मैंने इस मौके को लेने की कोशिश किया था तो सबसे बड़ी अड़चन मैंने यही पाई। हमसे कहा गया भाई आपकी उम्र ऑलरेडी 45 क्रॉस कर चुकी है, इसलिए हम आपको इस लेवल पे अब्जॉर्व करने में थोड़ी दिक्कत की पूरी। तो ये सब फायदे मैं समझता हूँ और मानता हूँ कि इन सब फायदों को नज़र रखते हुए हमारे बिहार के युवक इसका वेलकम करेंगे और इसको सक्सेस बनाने के लिए हम सब मिलकर आगे काम करेंगे। उनको NIOS के थ्रू 12th की डिग्री दी जाएगी। आपको एक चीज़ बताया, हमारा बेटा खुद NIOS से 12th डिग्री लिया है और आज कहाँ है वो? अमेरिका में। क्या कर रहा है अमेरिका में? स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप में पढ़ाई कर। तो भारत में जहाँ NIOS की डिग्री का इतना वैल्यू नहीं है, उसी NIOS डिग्री को उसने अपने सर्टिफिकेट में छाप कर US में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप एंट्री के लिए भेजा और उसको वहाँ वैल्यू मिली। तो इस वैल्यू वाली NIOS की डिग्री आपको यहाँ पर इसके दौरान दी जाएगी। जो लोग इच्छुक हैं जो इसको NIOS की डिग्री लेना चाहते हैं, जो लोग 12वीं क्लास पास हैं, जो 12वीं क्लास पास हैं, उनको इसी रूप से UGC के माध्यम से डिग्री कोर्स कराने का मौका जरूर दिया जाए। और अगर जब डिग्री कोर्स कर लेंगे तो जितने क्वालिफिकेशन में डिग्री कोर्स की ज़रूरत होगी उस डिग्री कोर्स और उस सारे नौकरियों के लिए वो काबिल होंगे। हम ढूंढते तो 3 नौकरियाँ होती हैं, या तो आप फौज में जाइए या पुलिस में जाइए, मतलब सेना में कहीं चले जाइए, या फिर लॉ डिग्री कर लीजिए, या फिर आप मेडिकल में चले जाइए या इंजीनियरिंग चले जाइए। इन 4 चीज़ों के अलावा युवा के पास कोई और रास्ता नहीं। ये 10-20 साल पहले की बात है। मेरा खुद का बेटा 20 साल का हो चुका है, उसके पास इतने ऑप्शंस अलग अलग डिग्री के माध्यम से। और आजकल तो लोग डिग्री पूछते नहीं है, कई लोग ये पूछते हैं कि आपका स्किल क्या है। आपके पास अगर ऑनलाइन स्किल, आपने अगर ऑनलाइन ये ट्रेनिंग हासिल कर लिया कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से माहिर हैं, 6 महीने की कोर्स कर ली, कोडिंग की आपने 6 महीने की कोर्स कर ली, या किसी भी ऐसे स्पेशल स्किल्स पर कोर्स कर ली, तो आपकी नौकरी पक्की। तो ये हमारा पुराना सोचने का जो तरीका है कि डिग्री से ही हमें नौकरी मिलेगी, ये चेंज हो पूरे भारत में नहीं, पूरे देश में चेंज हो। आज के डेट में डिग्री की वैल्यू एक डिग्री पर जब हम प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए जाते हैं वो चेक करते हैं कि आपकी मॉडर्न टेक्निक की स्किल्स क्या हैं। क्या अगर ने किसी प्राइवेट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI या मशीन लर्निंग या कोडिंग, ये तो मैं एक तरह का बता रहा हूँ, उसी माफिक बाकी कितने स्किल्स हैं वो क्या आपने हासिल किया। अगर वो आपके पास है
तो क्यों नहीं मिलेगा नौकरी? मेरे हिसाब से ज़रूर मिलेगा। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, मेरी आप कई बार सोचेंगे कि भाई ये जवान पढ़ाई कैसे करेगा। मैं सच बताऊँ तो फौज जो ने ज्वाइन किया था पढ़ाई से भाग कर। 10वीं क्लास में 75% नंबर उस ज़माने में आए थे, जिसको आज के डेट में 99% माना जाता है। फिर हमने पिताजी को बोला भाई अब पढ़ाई होगी, इससे ज़्यादा हम पढ़ाई नहीं कर सकते। उन्होंने बोला जाइए आप फौज में। पर जिस चीज़ से आप भागते हैं वही चीज़ आपका पीछा करती है। और आज के डेट में फौज में ज्वाइन करने के बाद हमने सबसे पहले PhD डिग्री करी, फिर BTech डिग्री करी, फिर मास्टर्स डिग्री करी, फिर MBA किया और MPhil कर लिया। और अभी हम पटना यूनिवर्सिटी में PhD में एनरोल होकर के PhD कर रहे हैं यूथ डेवलपमेंट। तो सीखने का कोई उम्र नहीं। अगर आप में जज्बा है सीखने का, आप कभी भी सीख सकते हैं, कोई भी चीज़ सीख सकते हैं और अपनी करियर को बाखूबी बना सकते हैं। देखिए पहली बार रिटायरमेंट वर्ड उनके लिए शायद सही नहीं होगा, क्योंकि वो कहाँ रिटायर हुए। रिटायर होने का मतलब ये है कि आपने सब कुछ छोड़कर घर बैठ गए। अभी तो ट्रेन हुए हैं, तो रिटायर नहीं हुए, वो तो उनकी खूबी और उनकी स्किल बढ़ाई गई है ताकि वो देश को और मजबूती से सर्व कर पाए। तो ये रिटायरमेंट वर्ड उनके लिए लागू ही नहीं है। उनको तैयार किया जा रहा है कि भारत को और शक्तिशाली बनाने के। तो उनके लिए रिटायरमेंट वर्ड लागू नहीं, रिटायरमेंट मेरे लिए लागू है, क्योंकि मैं अगले 1 साल में रिटायर हो जाऊँगा। तो मेरा रिटायरमेंट लाइफ आ गया। उनकी तो शुरुआत है ज़िंदगी, और उनको तो सक्षम बनाया जा रहा है कि भारत को नेशन बिल्डिंग में किस तरह सपोर्ट करें। और इसीलिए भारत सेना उन पर टाइम ही नहीं, उन पर एफर्ट, उन पर कोर्सेज, उनकी ट्रेनिंग इतनी मजबूत करेगी कि हर आदमी जिस भी फील्ड में जाएगा वो खुद भी सक्षम होगा, खुद सक्सेसफुल होगा, और वो अपनी उस कंपनी को, CAPF को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा उसको वो कारगर बनाए। देश के लिए काम कर रही है, और भारतीय सेना के अलावा जितने इस देश में ऑर्गेनाइजेशन है सब देश के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने बताया तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भारतीय सेना में रह करके आप देश सेवा कर सकते। अब जब हम सेना में रेगुलर आर्मी में थे, NCC में नहीं थे, तो हमें ऐसा लगता था कि भारतीय सेना जितना काम करती है देश के लिए शायद उतना कोई नहीं करता। पर आज NCC में आने के बाद जब मैं यहाँ के युवाओं का जज्बा देखता, जब मैं यहाँ के लड़कों को SSCD एक्टिविटीज़ करते देखता, जब यहाँ पे जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो एनवायरनमेंट के फील्ड में हो, सोशल सर्विस के फील्ड में हो, करप्शन रोकने के फील्ड में हो, या बीमारियां के रोक के फील्ड में हो, फ्लड रिलीफ में हो, सब लोग जो भी देश की सेवा करना चाहते हैं किसी न किसी रूप में देश सेवा करते हैं। हमारे लाखों की तादाद में NCC कैडेट्स हैं। हमारे पास बिहार में 90,000 से ज़्यादा NCC कैडेट्स हैं। इसके अलावा जो एल्यूमिनाई हैं बिहार की, उसकी नफरी तकरीबन 10 लाख है। ये सारे कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। अब ये हम ये कहें कि हम उनकी को सिर्फ NCC ट्रेनिंग देंगे जो आर्मी ज्वाइन करेंगे, क्या है सही होगा? बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ छोटा प्रतिशत ही आर्मी ज्वाइन करता है, बाकी सब लोग देश की सेवा करें। और अगर आप तुलना करें ये जो ex-NCC कैडेट्स हैं, एल्यूमिनाई हैं, वो कहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप जाने माने हस्तियों में देश की, चाहे वो छोटे लेवल की लीडरशिप हो चाहे बड़े लेवल की लीडरशिप, सब जगह में आप NCC कैडेट्स पाएँ। तो NCC कैडेट्स की ट्रेनिंग तो सिर्फ 3 साल में टोटल 300 पीरियड होती है। अब इन्हीं की ट्रेनिंग अगर आप आर्मी में करें और पूरे उनकी 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 4 साल फिर ट्रेनिंग ही तो कर रहे हैं। फौज में क्या कर रहे हैं वो जब फौज में हैं? या तो फील्ड में नौकरी कर रहे हैं, लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, या लड़ाई की तैयारी के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उनकी लगातार ट्रेनिंग हो रही है, और इस ट्रेनिंग के बाद क्या वो देश को बाकी एरिया में और अच्छी तरह सर्व नहीं कर पाएंगे अगर उनको सही स्किल दे पाएंगे? मेरा मानना है जरूर सेना से जुड़े सर एक सवाल है सर, एक परसेप्शन, और हम किसी भी परसेप्शन को बिल्ड कर सकते हैं कि ऐसा होगा तो क्या, वैसा होगा तो क्या। पर क्या भारत सरकार इस चीज़ से नज़रअंदाज है? क्या सेना इस चीज़ से नज़रअंदाज है? मेरा मानना है कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है, और ऐसा ना होने के लिए जो कदम उठाने हैं ज़रूर भारत सरकार उठाएगी। और रही बात जो हिंसाजनक चीज़ें हो रही हैं, जो लोग विद्रोही हैं और जो भारत के हित में काम नहीं करना चाहते हैं, वो चाहे सेना से बाहर आए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो तो उस गलत कार्रवाई को, एंटी नेशनल एक्टिविटी को करेंगे ही करेंगे, और उनको रोकना पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सबका काम। पर इनको वहाँ तक नहीं पहुँचने के लिए मेरा मानना है जब 4 साल ये लोग जज्बा देश के लिए
अपने अंदर लेके आएंगे तो वो उस रास्ते को अपनाने से मेरे ख्याल से बहुत सोच समझ करके अगर वो अपना रास्ता अपनाना पड़ा तो अपनाएंगे, और उसकी जो परसेंटेज अगर होगी इस जज्बे के बाद वो बहुत छोटी परसेंटेज होगी, उनको इतनी आसानी से घुमाया नहीं जाता। थैंक यू सो मच। मेरा दो सवाल था सर कि एक तो ये सवाल था कि 10th में ही आप बहाली कर रहे हैं अग्निवीरों को, तो व्हाट विल बी अ रोल ऑफ एनसीसी? एनसीसी का आप क्या रोल रह जाएगा? एनसीसी में 90% जो लोग आते हैं वो ये सपना देखने आते हैं कि वो सेना में जाना है, तो 10वीं में ही वो चले जाएंगे, तो आगे वो फिर एनसीसी का भी स्ट्रक्चर बदलेगा क्या? एनसीसी आप जैसा सब जानते हैं, एनसीसी में जेडी, जेडब्ल्यू, एसडी, एसडब्ल्यू 2 लेवल पे ट्रेनिंग होती है। जेडी जेडब्ल्यू लेवल की ट्रेनिंग होती है 8, 9 और 10 कक्षा, और एसडीएसडब्ल्यू की ट्रेनिंग होती है 11वीं, 12वीं और कॉलेजेस, तो सीनियर विंग। तो ये लोग जो 10वीं के बाद जाएंगे उनको जेडी जेडब्ल्यू की ट्रेनिंग ऑलरेडी मिल चुकी है। और जैसा आपने पूछा एनसीसी का क्या रोल होगा, मेरे हिसाब से एनसीसी का बहुत ही सक्षम रोल हो सकता है कि ये जो अग्निवीर हैं जो 10वीं के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं आर्म फोर्सेस, अगर वो एनसीसी आते हैं और एनसीसी के माध्यम से उनको वो ट्रेनिंग मिल सकती है अच्छी वाली जो शायद बाहर के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो नहीं दे पा रहे, उससे कई अच्छी ट्रेनिंग। आपने आज सुना कैंप में उन्होंने क्या क्या चीज़ सीखी, तो वो सारी ट्रेनिंग लेकर के जब वो अग्निवीर बनेंगे तो भारत सेना के और भी ताकतवर सोल्जर बन पाएंगे वो, अगर वो एनसीसी ट्रेनिंग लेकर के अंदर जाते हैं। तो एनसीसी का महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से महत्व इस स्कीम में बढ़ेगा और कम बिल्कुल नहीं। और दूसरा जो सवाल मैंने आपसे पूछना चाहता था, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कभी ऐसा रहा है कि कोई फौजी जिसने फौज ज्वाइन कर ली हो और 3 साल या 4 साल या 5 साल के बाद वो बोलता हो कि मुझे अब फौज की नौकरी नहीं करनी, मैं गांव जाकर खेती करना चाहता हूं, या मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं, या मैं कोई और दूसरा कैरियर स्टार्ट करना, कोई ऐसा किसी ऐसे सैनिक से मुलाकात हुई आपकी अपने कैरियर में जिन्होंने अपना दुखड़ा रोया कि नाउ आई एम फेड अप विद दिस टाइप ऑफ सो लॉन्ग जर्नी जो है 16-17 साल की जो नौकरी है उसको छोड़कर बीच में आना चाहते हैं कुछ लोग? देखिए, पहली बात फेडअप वाली जो आई एम नॉट यूजिंग अ फेडअप वर्ड बट फेडअप वर्ड भारतीय जवानों के लिए बिल्कुल लागू नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना के जो कल्चर है, जो एक हमारा इथोस है, वो इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी कभी भी भारतीय सेना से फेडअप नहीं हो। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उसके घर में खेती बाड़ी है जो वो फॉलो नहीं कर पा रहा, उसके माँ बाप हैं जिनकी देखभाल नहीं कर पा, उसको अपनी शिक्षा कायम करके कुछ आगे कर दिखाने की तमन्ना है, ऐसे कई लोग हैं। और मेरी तो नौकरी तकरीबन 36 साल की हो गई है, और ऐसी नौकरी में कई लोग हैं जो 5 साल, 4 साल, 6 साल के बाद ऐसी परिस्थितियों में ना चाहते हुए सेना को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। और ये आपको मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, पर ऐसा लोगों को मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि तत्काल 20 साल तक, 15 साल तक सेवा करना जरूरी है। तो ऐसे लोगों को ये मौका ज़रूर मिलेगा कि वो 4 साल भारत की सेवा करें और वापस आकर अपनी खेती, अपना कमर्शियल इंटरेस्ट, अपनी दुकान, अपने माता पिता, अपनी पढ़ाई जो भी परस्यू करना चाहें उसको आसानी से परस्यू करें।